तो लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है उससे रिलेटेड चीजें लिखी थी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है उससे रिलेटेड चीजें लिखी थी। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी भी हम बात करेंगे। So this mass m and this is spring constant k। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था हाफ kx स्क्वायर, राइट, वेयर k is spring constant and x is displacement from the mean position। यानी कि अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड है, तो उसका मीन पोजीशन बोलते हैं। और अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया x डिस्टेंस, इस सिचुएशन में इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ kx, राइट, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई इसकी, राइट, हाफ kx स्क्वायर, है ना। अब अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, वो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, राइट। सो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, चाहे किसी भी सिस्टम के लिए हो। यहाँ पर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल की बात होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, राइट, और पोटेंशियल जो हमने निकाली हुई है हाफ kx स्क्वायर, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी होगी किसकी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। तो अगर यहां पर ये जो ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर ये स्मूथ सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस पे है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज एब्सेंट, है ना। और जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अगर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर वो प्रेजेंट होगी तो वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को वेस्ट करती है ना। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं करती, इसलिए उसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव, है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, है ना। तो हम लिखेंगे बिकॉज फ्रिक्शन इज एब्सेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। अब कंजर्व का मतलब क्या है, देखो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जब आपने इसको x डिस्टेंस से एक्सटेंड कर दिया तो आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, और आप इसको यहां से एक्सटेंड करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे मैंने खींच दिया और उसके अंदर छोड़ूंगा उसको तो क्या होगा, वापस जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी की वजह से वापस जा रहा है, हमने जो उसको पोटेंशियल एनर्जी दी है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना, क्योंकि आप इसका ऐसे छोड़ोगे तो ये इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। जब ये ब्लॉक यहां पहुंचते पहुंचते मीन पोजीशन आ जाएगा तो इसका एक्सटेंशन 0 हो जाएगा, एक्सटेंशन 0 होते ही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपने छोड़ा, यहां से इधर आते आते जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि सारी पोटेंशियल कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इस मीन पोजीशन पर अगर उठ जाएगा या फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा, है ना। आप इस ये मीन पोजीशन है, आपने इसको ऐसे एक्सटेंड करके छोड़ दिया तो ये पहले यहां आएगा, लेकिन क्योंकि इसका मोमेंटम है तो ये आगे भी जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जाते जाते यहां पर आके रुक जाएगा, तो अब उसकी स्पीड 0 हो गई, है ना, और वो कंप्रेस हो चुका है। देखो अब ये सिचुएशन है, तो दिस इज फर्स्ट सिनेरियो, है ना। यहां से हमने इसको रिलीज किया, फिर ये इस पोजीशन में आया और फिर ये इस पोजीशन में आया, है ना।
यहाँ से छोड़ा, पहले इधर गया और फिर और इधर गया, फिर थर्ड से जाएगा। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, बट स्टिल टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, है ना। भले ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की आपस में एक्सचेंज हो रही है, लेकिन सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है, राइट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड ना ग्राफ भी पूछा जाता है। हालांकि ग्राफ जो है एसएचएम में आता है, बट यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ग्राफ किसका होता है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ओके, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का जो ग्राफ है, ठीक है, वो हम ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये ग्राफ हम एसएचएम चैप्टर में दोबारा डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो y एक्सिस है, यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे और इस डायरेक्शन में है एक्सटेंशन, इस डायरेक्शन में क्या होता है? कंप्रेशन। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पर होगा तो एक्सटेंशन जीरो होगा, एक्सटेंशन जीरो होगा, x जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो होगी, यानी कि मीन पोजीशन पर यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंट पे मैक्सिमम होगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपने जब इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया तो जो पोटेंशियल आपने सारी टोटल एनर्जी दी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है ना। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और वो कितनी होती है? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो होगी। ठीक है, तो जब ये जो ब्लॉक है जब ये यहाँ पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी इस पॉइंट पर, तो ये यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जब ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? यहाँ पर ना हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आपको वैसे दोनों एक साथ क्यों अलग अलग कर दूं? ऐसा इसलिए क्योंकि बुक्स में भी वो एक साथ ही ड्रॉ हमें आपको एक साथ दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक दिस एंड काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज लाइक दिस, राइट। तो जब ये ब्लॉक मूवमेंट कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम है और जब वो इधर आने लगेगा इस मोमेंट इधर है ना, तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक मोमेंट आएगा कि दोनों बराबर होंगी, फिर वो इधर और इधर चला जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी। मीन पोजीशन पर आकर पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर इसका जब ये यहां से मीन पोजीशन से इधर पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट रहेगी, राइट। ठीक है, तो ये आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और इसके बाद एक क्वेश्चन करना है आपको, मैं दे देता हूँ क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन ट्राई करिए। 11th वाले बच्चे देखिए, जब हमने इस ब्लॉक को यहां पर एक्सटेंड किया, क्वेश्चन बोला गया इट इज एक्सटेंडेड बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड वर्ड का मतलब होता है u इज इक्वल टू co। ये आप याद रखिए फिजिक्स। ग्रेजुअली जो वर्ड लिखा है उसका क्या मतलब होता है कि मोशन हो रहा है बट बहुत धीरे धीरे, वेरी वेरी स्लोली, ग्रेजुअली होता है ना। और रिलीज जो होता है उसका मतलब है कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। तो फिजिक्स में आप याद रखिए हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, टेक्निकल मीनिंग, उसमें डाटा छुपा होता है ना। तो u यहां पर 0 है और एक्सटेंशन हमें बता दिया गया है, तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की हमें पता है ना। और यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है क्या है, एक्सटेंशन कितना है, हाँ 5 सेंटीमीटर पर आप मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हो, वहां पर हमें v नहीं पता है तो भी निकाल ली है ना। और ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा इधर निकाल देखो, जब इसका एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर होगा, यहां पर होगा ना, ये 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट, इसको हम बोल देते हैं ए पोजीशन, इसको बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो बी पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इनटू के की जगह 100 है ना। तो पहले मैं इसको फॉर्मूले में लिख देता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी बी स्क्वायर। बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया है ना। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट की, इस पॉइंट की। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट ए ये हमें निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम लिख सकते हैं हाफ के इनटू एक्सटेंशन कितना है 5 सेंटीमीटर, बट हमें याद रखना है डाटा हमें ऐसा यूनिट में पुट करना है, तो हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पोजीशन आपको मिल जाएगी है ना। काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और पोटेंशियल भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों आ गए इस पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। This is a very easy question. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलिजन। This is the last topic of this chapter. पावर भी हमने कर लिया ना, पावर लास्ट क्लास में हो गया, पावर हो गया ना। उसके क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन करेंगे उस पे, ठीक है। अभी हम कोलिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा 11th वाले बच्चों से कि कोलिजन का मतलब आप समझते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन। तो अगर आपसे कुछ कोई पूछे डिफाइन कोलिजन इन वन लाइन तो आप क्या बोलोगे, टक्कर। बताओ ऐसे बोलते टक्कर, टेक्निकली क्या होगा, two bodies का interaction. टू बॉडीज का इंटरेक्शन। तो टू बॉडीज का इंटरेक्शन मतलब अगर सन और अर्थ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि एक चुंबक जब दूसरे चुंबक को धक्का मारती है, What is the result? आपकी डेफिनेशन निकाला था, आपकी रिवर्स है। आपके रिवर्स क्यों है, क्योंकि अगर दो चुंबक अगर आप एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं है ना, मान लो सपोज एक मैग्नेट इधर रखी है और एक मैग्नेट आपने स्पीड के साथ इसी तरफ फेंकी, तो रिपल्शन की वजह से वो ये जो मैग्नेट है वो इसको भले टच ना करे, लेकिन रिपल्शन की वजह से इसको भगा देगा, धक्का मारेगा, उसका मोमेंटम देंगे। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो कोलिजन है उसका डेफिनेशन अलग है। देखो फिजिक्स में ना हर चीज जो है ना वो टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है, क्योंकि टेक्निकली वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब एक ये होता है
कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मोमेंटम चेंज हो जाए तो हम इसको कोलिजन बोलते हैं। अब यहाँ पर ना तो कांटेक्ट वर्ड आया है कि भाई वो कांटेक्ट में आए हैं, क्योंकि कोई दो ऑब्जेक्ट का कोलाइड करने के लिए जरूर नहीं कि वो कांटेक्ट में आए, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इस इलेक्ट्रॉन को आप इसी तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, रिपेल करेंगे ना, तो इसका जो मोमेंटम है ठीक है वो भी चेंज होगा। मतलब जब ये दोनों पास पास आएंगे तो रिपल्शन की वजह से इन दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। तो when there is a change in momentum of a given body due to the presence of another body's change in momentum, then it is known as collision, right, है ना। तो आपको ये कभी भी नहीं समझना है कि अगर कांटेक्ट होगा तभी कोलिजन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। दो मैग्नेट्स अगर आपस में एक दूसरे का मोमेंटम चेंज कर रहे हैं तो इसका कोलाइड कर रहे हैं। दो चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल कर कर मोमेंटम चेंज कर रहे हैं तो भी कोलिजन हो रहा है ना। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं और उसके वजह से मोमेंटम चेंज तो वो तो कोलिजन है ही, वो तो हमें पता ही है रियल लाइफ, है ना। तो ये सारे केसेस कोलिजन के ही हैं, है ना। तो इसको हम अगर डिफाइन करें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन body due to change in momentum of another body. Then we can say there is collision between bodies. एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक कार है, ठीक है, कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है। एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है। तो अगर ये वाली कार को दिख रहा है कि हम दोनों के टक्कर होने वाली है, इसको भी लग रहा है इसको भी लग रहा है, लेकिन दोनों ढीठ है, तो सोच रहे वो साइड कर ले, वो सोच रहे वो साइड कर ले। अब एंड मोमेंट तक जब तक वो नजदीक नहीं आए दोनों से किसी ने साइड नहीं करी। कई बार होता है ना, एक उधर से आए एक इधर से आए, दोनों सोच रहे कि वो साइड कर लेगा, मतलब ये वाला सोच रहे कि ये साइड कर ले और ये वाला सोच रहा है ये साइड कर ले, दोनों से किसी ने एंड मोमेंट में क्या होता है, एकदम से वो भी स्टीयरिंग घुमा लेता है, पोजीशन क्योंकि पता है टक्कर होने वाली, तो लास्ट दोनों मार। तो क्या हम इसको भी कोलिजन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? दिस इज अ कोलिजन। एक के चेंज मोमेंटम होने की वजह से दूसरा का मोमेंटम चेंज हो रहा है। ओके ठीक है। सो जो कोलिजन है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 1D कोलिजन, 1D मतलब वन डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन, 3 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। तो मेनली जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो 1D कोलिजन और 2D कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है। 3D कोलिजन जो है, ठीक है, वो भी हमारे आप कह सकते हो सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। 2D कोलिजन भी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स होता है बट इसको तो हम फिर भी समझ सकते हैं, बट 3D इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस आएंगे तो 1D कोलिजन पे आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1D कोलिजन पे आते हैं, 90%, 5 से 10% 2D कोलिजन पे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कोलिजन जो है ये तो आपने डायमेंशंस के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। सो कोलिजन को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
और ये होता है इनइलास्टिक। तीनों को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात होती है। तो आपने देखा होगा कई बार, इसको हम चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बॉल्स हैं, ठीक है, अगर ये कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, एक मोमेंट ऐसा आता है कि ये दोनों से डिफॉर्म हो जाती है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा स्प्रिंग लॉ से। तो कोलिजन एक्चुअली में क्या होता है वो देखिए, इसको हम m1 बोल देते हैं, ये m2 है, ये रेस्ट पे है और ये भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब ये वाला ब्लॉक इस पे जाकर टक्कर मारेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम चेंज क्यों होगा, ये वाला जो m1 ब्लॉक है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ड्यू टू 1, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो वो फोर्स होगी F2, F1 is equal to -1, they are always equal opposite according to Newton's third law, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं तो there can be a little bit of damage or deformation at this surface। दो ऑब्जेक्ट जब टकराती हैं तो उनका डिफॉर्मेशन भी होता है ना, दो बॉल्स अगर टकराएंगी तो उनका जो बॉडी है वो पहले डिफॉर्म होगी, और टक्कर लगने के बाद जब वो अलग हो जाती हैं तो कुछ बॉल्स ऐसी होती है जो वापस अपनी शेप में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बॉल जो है वो टक्कर लगने के बाद पिचक जाती है। देखिए आप सबने बचपन में जब खेला होगा बहुत सारे आपने बॉल अलग अलग देखी होंगी, कुछ प्लास्टिक की बॉल है, आपको तेजी से दीवार मारना वो पिचक जाएगी, और जो टेनिस बॉल होती है आप जितना मर्जी मारते रहो पिचकेगी नहीं, वो आपसे अपनी शेप में आ जाती है। लेकिन जब उसका कोलिजन हो रहा होता है तब वो डिफॉर्म जरूर होती है, राइट। तो डिफॉर्म होने के बाद वो वापस अपनी शेप पर आ जाएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इसके बेसिस पर हम जो कोलिजन है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है दोनों का कोलिजन होगा, थोड़ी देर के लिए वो डिफॉर्म होगी और फिर वापस अपनी शेप में आ जाएगी, ठीक है। परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब है दोनों टकराएंगे और वो चिपक जाएंगे। ऐसा होता है ना कई बार, एक वो क्ले होता है, क्ले को आप दीवार में मारो तो क्या होगा, चिपक जाएगी। तो कोई भी दो बॉडी अगर कोलाइड करे वो चिपक गई तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। थर्ड केस, दो बॉडीज टकराई, डिफॉर्म हुई, ठीक है, और जब वो अलग भी हुई तो भी वो पिचकी हुई रहेगी, मान डिफॉर्म नहीं रहेगी, वो अपनी वापस स्टेट में नहीं आ पाए, तो वो आ जाएगा इनइलास्टिक, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये पिचका पिचकी से कैसे पता लगेगा कि कौन सा कोलिजन है, तो हमें ये नहीं देखना कि कौन कितना पिचक गया है, इसके लिए देखना है। इन सब चीजों के लिए टर्म डिफाइन होती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सही, तो देखिए जो कोलिजन हो रहा है ना, उसमें कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसमें किस टाइप का कोलिजन है वो हम ऐसे नहीं देखेंगे कि कौन कितना पिचक गया है, कौन कितना डिफॉर्म हो गया, वो सब करके नहीं देखेंगे। इसके लिए एक टर्म है जो हमें बताएगी कि कोलिजन कैसा हुआ, एंड दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है velocity of separation upon velocity of approach। यानी कि v2 minus v1 upon u1 minus v2। अब ये v1 v2 ये सब क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। सपोज एक m1 मास है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1,
और एक m2 मास है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ये दोनों ठीक है कोलाइड करते हैं, दे आर कोलाइडिंग। और कोलाइड करने के बाद फिर ये अलग हो जाते हैं, लेकिन कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी है। इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v2, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v1, ये m1 और ये m2। ठीक है, तो कोलिजन किस टाइप का हुआ है वो अगर हमें इनके वेलोसिटीज की वैल्यू पता होगी तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा, है ना। कैसे पता लगेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की जो वैल्यू है वो होती है 0। तो यहाँ पर जब v1 v2 और u1 इम्प्रेसर की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करके E की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, उससे हमें पता लगेगा कि कौन सा कोलिजन हो रहा है। अगर E 0 आ रहा है, ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगर E की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से बढ़ेगी, है ना। E की वैल्यू इसके बीच में है तो इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। वैसे अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो इस दुनिया में कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, दिस इज, इसको हम आइडियल कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे u1 जो है ये है 10 मीटर पर सेकंड, u2 जो है वो है 8 मीटर पर सेकंड, v1 जो है वो हो गया आपका 7 मीटर पर सेकंड और v2 जो है ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करके बताइए, और वो कौन सा कोलिजन होगा ये भी कैलकुलेट करके बताइए। भी कोलिजन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें आपको एक तो इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर अगर हम और क्लियरली बोले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ क्या बोलता है? अगर सिस्टम पे इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 ऑन सिस्टम then momentum is conserved। ठीक है, यानी कि f external is equals to डेल्टा p by डेल्टा t होता है ना, ये न्यूटन से लॉ पढ़ा है ना। सो अगर f external 0 हो जाए सिस्टम पर तो डेल्टा p by डेल्टा t 0 हो जाएगा। डेल्टा p by डेल्टा t 0 है, इसका मतलब है डेल्टा इज नॉट, डेल्टा t के नॉट इज 0, टाइम 0 नहीं हो सकता है ना। तो क्या 0 हो सकता है? डेल्टा p 0 होगा। डेल्टा p 0 होगा, इसका मतलब है डेल्टा p का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब है p फाइनल माइनस p p किसको रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम को, राइट। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो इज इक्वल टू 0 है, तो p फाइनल जो है वो p इनिशियल के बराबर होगा, राइट। अब अगर यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहां पर अप्लाई करें इस केस में, है ना, इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा? टक्कर लगने से पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है वो, और टक्कर लगने के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम है वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, है ना। सिस्टम का मोमेंटम मतलब, सिस्टम का मतलब इन दोनों ब्लॉक की बात है, तो सिस्टम मोमेंटम p इनिशियल, तो p इनिशियल कितना हो जाएगा? m1 u1 m2 u2, p फाइनल कितना हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। और क्योंकि p इनिशियल और p फाइनल ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। तो हमारे पास हो गई एक ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यूज करके हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखा और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखा, दोनों को बराबर कर दिया, ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया।
कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन ये होगी। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि कोलिजन के बाद ये जो दोनों बॉडीज हैं या जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता लगाना है कोलिजन होने के बाद। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको v1 और v2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यूज याद है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन आपको उसको सॉल्व करके भी देखना है ना, सॉल्व करके देखना वो आता है वैल्यूज लिखना है आपको। और ये वैल्यूज जो है हम आगे फॉर्मूला में यूज भी करेंगे। तो v1 इज m1 minus em2 u1 m1 plus m2 plus 1 plus e m2 u2 upon m1 plus m2। v2 की वैल्यू आएगी m2 minus e m1 u2 upon m1 plus m2 1 plus e m1 u1 upon m1। ये आपका आंसर है सॉल्व कर। ठीक है, अब आपको थोड़ा आपको कैसे याद होगा थोड़ा आपको भी याद करना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेक्निक बता देंगे आपको याद करने की, पहले आप इसको सॉल्व करना सीखिए कि आंसर कैसे आता है।